नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा और समझा था कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है। उसके बाद आपने उनका विभाजन सीखा था कि कौन सा टॉपिक व्याकरण खंड में रखा गया है, कौन सा टॉपिक भाषा खंड में रखा गया है और कौन सा टॉपिक आपका साहित्य खंड में रखा गया है। हमने बात की थी दोस्तों कि व्याकरण खंड में हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम अध्ययन करने वाले दोस्तों वर्णमाला का। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक ले रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, वो वर्णमाला। और ध्यान रखिए दोस्तों, एक दो चीज़ों का विशेष ख्याल रख के चलिए। अगर मैंने व्याकरण खंड स्टार्ट करना है तो आपको एक दो चीज़ों की जानकारी पहले दे देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि व्याकरण खंड जब से स्टार्ट हो जाती है वहाँ से कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा भाग नहीं होता जिसे आपको रटना होता है। हर भाग जो है उसे आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज जो वर्णमाला में जो टॉपिक मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वर्णमाला कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं जी हम लोग? वर्णमाला। कौन सा टॉपिक लेंगे? वर्णमाला। दोस्तों वर्णमाला पढ़ने से पहले एक दो चीज़ों को आपके बारे में बता देता हूँ, जैसे आप जान के रखिए कि वर्णमाला के अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो करने वाले इसका आधार क्या है, बेस क्या है। मतलब पूरी हिंदी की अगर बात की जाए, दोस्तों, तो उसमें जो वर्णमाला का बेस और आधार है वो आखिरी तक इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप शब्दभेद वाक्य विचार की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो कहाँ पर पढ़ते हैं आप लोग? वर्णमाला में। दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला में। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका जो आज टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिन्हें हम सीखने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका आधार अच्छा है, अगर हम किसी घर की बात बुनियाद बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसका आधार अगर ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका स्तंभ भी अच्छा नहीं होगा। अगर स्तंभ अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी छत भी अच्छी नहीं होगी, ओवरऑल मकान किसी काम का नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वर्णमाला पूरी हिंदी व्याकरण का क्या है जी? आधार है। और आधार के जो टॉपिक है और जिस चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं उन टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों दूसरी चीज़, आपको पेन नहीं चलाना है, अभी पूरी चीज़ को आप समझिए। जब भी आपको लगता है मुझे कुछ नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप पूरी कोशिश करिए कि उसे सीखना है। इसके बाद अगर इस वीडियो में होने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं, जिससे आगे आपके जो डाउट होंगे उन पर भी एक नया वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ण या ध्वनि। किस पर डिस्कस करने वाले दोस्तों? वर्ण या ध्वनि। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी दुनिया में आप या कोई भी बच्चा आया होगा तो पहले उसके मुंह से कौन सा वर्ण निकला होगा। अगर हम उस चीज की बात करें तो आपको समझ में आता है कि आप जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख से कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? ध्वनि निकलती, मतलब एक प्रकार का उच्चारण निकलता है। तो आप बोल सकते हो कि जब भी कोई उच्चारण आपके मुख से श्वास की सहायता से निकलता है, क्या बोला जी? जब भी कोई उच्चारण श्वास की सहायता से आपके मुख से बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि कहलाती है। जब उसी ध्वनि को, क्या बोला मैंने? जब उसी ध्वनि को हम लिखित रूप में लिख देते हैं तो वही किसका रूप ले लेती है? वर्ण का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है जी? वर्ण का रूप ले लेती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। मैं लिखता हूं आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अगर आप इस चीज को समझे कि इन दोनों के अंदर वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है, तो थोड़ी देर पहले आपके साथ बात किया था कि ध्वनि की अगर हम बात करें, किसकी बात करें जी दोस्तों? ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि में देखिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि जब कोई उच्चारण श्वास की सहायता से किया जाता है, जब कोई उच्चारण
श्वास की सहायता से किया जाता है। तब वह उच्चारण क्या कहलाता है दोस्तों? तब वह उच्चारण ध्वनि कहलाता है। तब वह उच्चारण क्या कहलाता है दोस्तों? ध्वनि कहलाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अब वर्ण की बात क्या है, वर्ण की बात करते दोस्तों, देखिए वर्ण की बात करें, हमने क्या बोला कि जब वो ध्वनि बन जाती है, जब ध्वनि को हम लिखित रूप में लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है जी? वर्ण कहलाता है। तो देखिए जब ध्वनि को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, जब ध्वनि को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, तब वह क्या कहलाती है जी? तब वह वर्ण का रूप ले लेती है। दोस्तों जैसा कि मैं कुछ उच्चारण कर रहा हूं, का, क्या बोला मैंने? का बोला। तो अभी मैं बोल रहा हूं ध्वनि, मतलब जब आपके सामने लिखा हुआ है कि जब को उच्चारण श्वास की सहायता से किया जाता है तब वह उच्चारण ध्वनि कहलाती है। जैसे मैंने बोला क, और जैसे ही मैंने क बोला आपको समझ में आया कि मेरे श्वास की सहायता से मैंने बोला, वो उच्चारण आपका क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। जैसे ही मैंने क बोला मुख से, उसके बाद मैं अगर क को यहां लिख देता हूं, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा था तब तक क्या क्या था? ध्वनि था। जैसे ही मैंने यहाँ पर क लिख दिया तो मैंने क्या कहा कि जब ध्वनि को लिखित रूप प्रदान किया जाता है तब वह वर्ण का रूप ही क्या, किसका रूप ले लेती है? वो वर्ण का रूप ले लेती है। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? तो कहने का अर्थ ओवरऑल जो इसमें क्वेश्चन आज के पहले भी आता है, इसके बाद देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो उस समय आंसर होता है ध्वनि या वर्ण। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्या कि अगर यही क्वेश्चन आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण, तो इस पर 2 या 3 पॉइंट मैं आपके सामने लिखता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। देखिए कुछ नोट बनाकर देखिए। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भाषा सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन हो गया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, इसका क्या आंसर लिखेंगे? अगर वही क्वेश्चन कुछ और प्रकार से आ गया, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तब आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तीनों का आंसर अलग अलग है। आप ध्यान रखें यहाँ पर कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसे मुख से उच्चारण किया जाता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका आंसर सदैव क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ध्वनि। क्या होगा इसका आंसर? ध्वनि। वही अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी, तो आपने देखा जिन्हें लिखा जाता है तो ध्वनि ही जब लिखते हैं तो किसका रूप ले लेती है? वर्ण का। तो वो क्या आंसर होगा? वर्ण होगा। अब यहां पर आकर देख, तो आपको डाउट हो सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपने बताया था सर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, फिर हम आंसर क्या लगाए? तो ध्यान रखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई हमेशा क्या होगी जी? वर्ण होगी। अगर ऑप्शन में आपसे वो ए, बी और सी और डी के हिसाब से पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, अगर वर्ण आया, बी ध्वनि आया, सी शब्द आया और डी वाक्य है, हमेशा ध्यान रखिए जब दोनों साथ में हो हमेशा आंसर क्या होगा जी? वर्ण। जब तक बात किस पे की जाएगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। अगर यहां पर वर्ण नहीं आता, मान लीजिए यहां पर वर्ण ना होकर क्या होता? पद बंद होता या पद होता, तब आप क्वेश्चन में लगाइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब यहाँ पर वर्ण अवेलेबल नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि होगा। क्या होगा जी? ध्वनि होगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है यहां से? तो देखिए दोस्तों,
अगर यहाँ पर लिखा है वर्ड, क्या लिखा है दोस्तों, वर्ड, और बी लिखा है आपका यहाँ पर ध्वनि, क्या लिखा है दोस्तों, ध्वनि। ध्यान रखिए पढ़ने के साथ साथ चीजों का आकलन करना भी, मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। नहीं बहुत कुछ पढ़ लिया, मूल्यांकन से अगर हम चूक जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए अगर वहां पर ऑप्शन में ए वर्ण दिया है, बी ध्वनि दिया हो, सी शब्द दिया हो और डी वाक्य दिया हो, और क्वेश्चन आपसे केवल ये किया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी दोस्तों, तो अब इस चीज में डाउट में मत रहिएगा कि वर्ण ध्वनि दोनों साथ में है, तो आप क्या लगाएं, क्योंकि आपको स्पष्ट बताया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमेशा कौन सी होगी, ध्वनि। तो आंसर क्या होगा, ध्वनि। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और चारों ही ऑप्शन में हो, तब हमेशा कौन सा लगेगा, वर्ण। लेकिन अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए और दोनों ही ऑप्शन में हो, तो पहला वेरिएशन किसको जाएगा। ये बात क्लियर हुई। यहां से आप दो तीन चीजें सीखे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हमको उनको लगाना है, इन चीजों का ध्यान रखें दोस्तों। ये था वर्ड। अगर हम बात करते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों वर्ण से मिलकर, तो आपका जवाब होगा कि वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं जी, शब्द बनते हैं। चलिए शब्द पर चर्चा करते हैं। इसको आप पॉज करके लिखिए कॉपी में अपने। क्या बनते हैं जी, तो क्या बनते हैं, बोलते हैं शब्द बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, शब्द। आपने कहीं जगह पढ़ा होगा, अलग अलग जगह आप जैसे चाहे वैसे बुक से पढ़ा होगा, अपने अपने जो भी आपका सोर्स होगा उससे आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। तो आप शब्द की डेफिनेशन ज्यादातर जो दोस्त हैं वो यही जवाब देते हैं, क्या कि दो वर्णों के मेल को, या ऐसे कह सकते हैं दो या दो से अधिक, क्या बोला जी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, शब्द कहा जाता है। ज्यादातर बुकों में भी दोस्तों ऐसा ही लिखा होता है, तो उस चीज का हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण और के मेल को क्या कहा जाएगा, शब्द। अगर ये सत्यता है तो इसको प्रमाण देख लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर तीन वर्ण ले रहा हूं, कोई भी तीन वर्ण ले लीजिए आप, जैसे ये मैंने लिया, तो इन्होंने क्या बोला, दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण हमने ले लिए, के मेल को इनको मिला दीजिए। मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्या बना जी, नवक। क्या बना, नवक। दोस्तों बताइए क्या नवक कोई शब्द है, नहीं है। इसका मतलब या तो ये परिभाषा जो दी गई है या तो ये गलत है, या शायद हम समझ नहीं पाए, या हम समझ नहीं पाए। उसी चीज की बात करते हैं दोस्तों कि इस डेफिनेशन को हमें सुधार करना होगा, और वो क्या करना होगा। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ समझ में आया कि डेफिनेशन कैसे गलत हो गई। अभी जब हम लिखने वाले हैं उसको देखिए और फिर प्रमाण करते हैं उसका कि वो सत्यता है या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा, सुने ध्यान से, कि दो या दो से अधिक, क्या बोला दोस्तों, दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण। कैसे वर्ण जी, सार्थक वर्ण, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। क्या लिखा दोस्तों, कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। देखिए यहां पर दूसरी चीज, शब्द, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि शब्द सदैव स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। शब्द सदैव स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं।
बात करें दोस्तों, अभी कुछ देर पहले आपने 3 वर्ण लिए थे, वो वर्ण कौन कौन से थे? हमने 3 वर्ण लिए न, एक लिया व और एक लिया प। चलिए कोशिश करते हैं, देखें। सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग प्रकार से क्रम बनाकर देखते हैं। नव, अगर हम और दूसरे प्रकार से देखें, न प व, न प वो, एक शब्द बना आपके लिए। अगला प्रकार बनाते हैं व न व, मतलब आपका बना व न वो, एक शब्द ये बना आपका। ठीक है दोस्तों, अगला बनाते हैं व प न, अगला शब्द आपके सामने आया है व प न। अगला शब्द बनाते हैं प न व, ये बना प न व। एक और प से बनाते हैं प व और न, ये बना पवन। जैसा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपने इन 3 वर्ण को लिया और इस प्रकार का मेल किया, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो इस पूरी परिभाषा को परिभाषित कर रहा है? तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्ण। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्ण सभी में लिखे हैं और का मेल लिखा है कैसा? सार्थक। अगर सही में इसमें सार्थक मेल हुआ होगा ना, तो बनने वाला जो होगा वो शब्द कैसा होगा? सार्थक होगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ आपको मिलने वाला है। तो देखिए नव प है तो वर्ण सार्थक, लेकिन नव इसका कोई अर्थ होता है क्या दोस्तों? नहीं होता है। न प सार्थक वर्ण थे, मेल किया, क्या बना? न प। ऐसे ही वनप बना, ऐसे ही वपन बना, ऐसे ही पनव बना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? शायद यहां तक की अगर हम बात करें किनकी, यहां तक कि इन्होंने एक कंडीशन क्या थी? सार्थक वर्ण होना चाहिए। क्या बोला दोस्तों? पहली कंडीशन थी कि किसी को शब्द अगर कहलाना है तो उसके वर्ण कैसे होना? सार्थक वर्ण होना चाहिए। जो अभी आप देख रहे हैं शायद इन 5 शब्दों में जो हमने किया है उनमें पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, नो डाउट। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन थी सार्थक मेल। क्या लिखा दोस्तों? सार्थक मेल। अगर सार्थक मेल होता ना तो इसका मतलब बनने वाले शब्द कैसे बनते? सार्थक, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? शायद दूसरी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए बनने वाले शब्द सार्थक नहीं हुए, बल्कि कैसे शब्द बन गए? निरर्थक शब्द बन गए, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगर यहाँ बात करें, इसका मतलब इन्होंने पहली कंडीशन को भी फॉलो किया और साथ में सार्थक मेल है। कैसे पता चला? क्योंकि बनने वाला जो शब्द है पवन, उसका अर्थ होता है हवा या वायु। इसका मतलब ये कैसा शब्द कहलाया? सार्थक। इसका मतलब ये शब्द को क्या कर रहा है? परिभाषित। क्या ये शब्द होंगे? नहीं होंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि अगर दुनिया में बात करें कि शब्द के प्रकार कितने होंगे, तो दोस्तों केवल और केवल 2 ही प्रकार हो सकते हैं। एक वो शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे आप देख रहे हो पवन मतलब सार्थक शब्द, और एक वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। क्या दुनिया में निरर्थक शब्द का कोई टाइप हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या सार्थक शब्द का कोई टाइप हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल होगा। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा कौन सा शब्द कहलाया? सार्थक शब्द। कौन सा शब्द कहलाया दोस्तों? सार्थक शब्द। अगर हम बात करें तो ये हमारे कौन से शब्द कहलाए? निरर्थक शब्द। मेरी बात इतनी क्लियर हुई क्या? मतलब आपके सामने 3 कंडीशन लिखी है, किसी भी अगर कोई आपके सामने लिखा है वो शब्द है या नहीं है। पहली कंडीशन सार्थक वर्ण हो, दूसरी कंडीशन उनका मेल भी सार्थक हो, तीसरी कंडीशन अभी रोक के रखा हूं दोस्तों, वो लिखा है शब्द सदैव स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। यहां तक की बात सभी को समझ में आई? देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं, इसको समझें। आपसे एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके पहले अपने मन में सोचें कि यहाँ कितने आंसर हो सकते हैं, उसके बाद फिर देखिएगा जो मैंने आपको आंसर बताया उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा एग्जाम्पल में दोस्तों, मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। क्या लिखा दोस्तों? मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट
खेलते हैं। क्या लिखा दोस्तों? मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों कि दिए गए वाक्य में शब्द की संख्या कितनी है वो आप मुझे भी बताइए। वीडियो को पॉज करिए, देखिए और अपने हिसाब से अपना आंसर लगाइए, देन उसके बाद बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर शब्दों की संख्या निकाली होगी 4। कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिन्होंने 5 भी निकाली होगी। फिर तरह तरह के आपके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही उसको समझा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है और बेसिक कॉन्सेप्ट है शब्द के लिए, इसलिए ध्यान दीजिए। इस पर्टिकुलर सेंटेंस, इस वाक्य से आपको पूरा का पूरा शब्द क्लियर हो जाएगा कि आज तक आपकी कुछ गलतफहमी अगर रही होगी कि यहाँ पर कितने शब्द हैं, तो वो चीजों का आपका निराकरण होगा। देखिए दोस्तों, कैसे दोस्तों, सुनकर अचरज होगा आपको कि यहाँ शब्द की संख्या 0 है। मतलब शब्द की संख्या कितनी है दोस्तों? 0। कितनी है दोस्तों? 0 है। फिर क्वेश्चन उठता होगा कि अगर यहाँ शब्द की संख्या 0 है तो फिर मुकेश क्या है, फिर भाई क्या है, अच्छा क्या है? ये तो हमने आज तक यही सीखा है कि तो शब्द है। तो सुनिए दोस्तों, यहाँ कुछ बोला जा रहा है, शब्द सदैव स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर वाक्य से मैं मुकेश को उठा लेता हूं तो ये मुकेश जो रहेगा, जी हाँ, ये शब्द होगा। अगर मैं भाई को उठा लूं तो भाई अपने आप में क्या होगा? शब्द होगा। अगर मैं अच्छा को उठा लूं दोस्तों, वो भी अपने आप में एक शब्द होगा। मैं क्रिकेट को उठा लूं, वो भी अपने आप में एक शब्द होगा। खेलते को उठा लूं, वो भी शब्द होगा। तो फिर क्वेश्चन ये कि फिर यहां जब वो शब्द थे तो यहां उन्हें क्या हो गया? वाक्य में जाने के बाद ऐसा क्या हो गया? तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब कोई शब्द, क्या बोला दोस्तों, कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में ना होकर स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन जब ये शब्द प्रयोग करके जब इस शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बना लेते हैं, मतलब इन शब्दों का हम वाक्य में यूज कर लेते हैं, तब वो शब्द नहीं रह जाता, अपने शब्द होने का अस्तित्व खो देता है और वो कोई और रूप धारण कर लेता है। और वो जो नया रूप है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? तो सुनिएगा, वो कहलाता है पद। अभी इसके बाद, शब्द के बाद हम पदी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी इतनी बात बताइए, अभी यहां से अपन और कुछ क्वेश्चन करने वाले। देखिए, मैंने क्या कहा, वापस से समझे। मैंने कहा एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, मैंने पूछा कि इसमें शब्दों की संख्या कितनी होगी। फिर मैंने आपको आंसर बताया कि दोस्तों इसमें शब्द की संख्या 0 होगी। प्रश्न उठता है कि सर शब्द की संख्या 0 क्यों होगी, क्या वजह है कि शब्द की संख्या 0 होगी? तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है शब्द के लिए कि शब्द सदैव स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। तो यहाँ तो स्वतंत्र कहाँ है? वो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसका मतलब इनके हर एक शब्द जो मैं यहाँ से उठा के बाहर करूंगा तो शब्द कहलाएंगे, लेकिन जब वही मुकेश, वही भाई और वही अच्छा सब एक साथ एक वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाएंगे तो शब्द न कहलाकर क्या कहलाएंगे? जी, पद। तो आप बताइए इसमें पद की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब टोटल अगर देखा, ये तो वर्ण है जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। ये शब्द की बात कर रहे थे आप, वही मैंने आपसे प्रश्न किया था। तो यहाँ पद की संख्या कितनी हो जाए दोस्तों? 5। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन ये हो सकता था कि वर्णों की संख्या कितनी होगी। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इसमें वर्ण की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों ध्यान रखिए, वर्ण को कैसे काम किया जाता है। जब या तो पूर्ण रूप से क्या लिखा हो? पूर्ण स्वर हो। स्वर की भांति अगर बात करें तो पूर्ण रूप से क्या हो? स्वर हो। अगर व्यंजन की बात करें तो वो कैसा हो जी? स्वर सहित व्यंजन हो। कैसा व्यंजन हो? स्वर सहित व्यंजन। अगर पूर्ण स्वर की बात करें तो कैसे? जैसे अ लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, जो भी आपकी बात करें। अगर व्यंजन की बात करें तो क्या लिखा हो? च लिखा हो, क लिखा हो, की लिखा हो, के लिखा हो या कई लिखा हो, लेकिन स्वर सहित हो और ये अ के साथ है, ये भी अ के साथ है, ये ई के साथ है और ये आई के साथ है, लेकिन ऐसा ना लिखा हो। क्या बोला मैंने आपको? कि कोई ऐसा ना लिखा हो, मतलब ये स्वर रहित है, स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, तो इसको हम वर्ण में काउंट नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि जब हम छंद पढ़ते हैं दोस्तों, उस समय जो कॉन्सेप्ट लगता है वो वर्ण का ऐसा लगता है कि या तो स्वर कैसा हो, पूर्ण स्वर हो, या तो स्वर व्यंजन की बात करें तो वो स्वर सहित हो। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो यहाँ 1 2 ये 3, इसकी बात करें ये 4 ये 5 ये 6, क्या इसको काउंट किया जाएगा? नहीं। और कोई ऐसा है जिसको काउंट नहीं कर सकते? केवल एक ही ऐसा यहाँ पर लग रहा है अर्ध व्यंजन जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो वापस से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब टोटल हमारी संख्या वर्ण कितनी हुई? 14। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर तो 6, जी हाँ वो गलत नहीं, 6 वर्ण है, 3 स्वर भी दिख रहे हैं और 3 व्यंजन भी। लेकिन हम जब छंद की बात करते हैं दोस्तों, तो छंद में वर्णमाला में से वर्ण को कैसे काउंट करना है ये मैंने आपको अभी सिखा दिया। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 6 नहीं बल्कि कितने वर्ण को काउंट किया जाएगा? 3। यहाँ पर कितने? 2। यहाँ पर केवल कितने होंगे? 2। 6 को काउंट किया जाएगा क्या? नहीं। अर्ध व्यंजन को कभी काउंट नहीं किया जाता है। तो ये क्लियर हुआ। तो आपने ये सीखा कि सर अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें प्रयुक्त जो आपको शब्द जैसे दिखते हैं वो शब्द ना होकर क्या कहलाए? पद कहलाए। तो अगला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।